जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कल के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए थे उसको पहले कवर अप कराऊंगा, फिर हम लोग जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। राइट, बट बिफोर दैट मैं आप लोग को जो है वो बताना चाहूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये करंट अफेयर्स का गाइस सेशन चल रहा है। और अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो सभी न्यूज हम कवर करते हैं वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को जो है वो ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कोर्सेज हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर सिलेबस को कवर करवाया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक 4 की तरफ। कल अचानक कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे जिसके कारण से मेरे ख्याल से आपके पास फोर्थ बस हमने स्टार्ट ही किया था और आपके पास बंद हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने अभी चेक किया तो लेक्चर। तो चलिए अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से हम लोग जो है वो अपने टॉपिक को जो है वो कवर करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपने नोट डाउन जो है वो कर ली होगी इसमें। राइट, हमने जो है वो बात करी थी कि पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो है वो होने वाली है। राइट, कब होने वाली है तो उसका डेटा भी आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। राइट, चलिए इसी पर हम बात करेंगे। 2027 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को जो है वो होस्ट करेगा पाकिस्तान। तो ये फैक्ट पहले तो ये लिख लो, और लिख लिया होगा शायद आपने, ये वाला कल वाला फैक्ट लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो, 2027 में एससीओ की जो मीटिंग होगी वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। राइट, तो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है। अब वेन्यू है इस्लामाबाद। प्रिपरेशन के अंदर नई अकोमोडेशन फैसिलिटीज और कैपिटल का ब्यूटिफिकेशन होगा। राइट, ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रावलपिंडी में करेंगे। हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है और ये डेवलपमेंट्स ये करेंगे। 2026 में समिट जो है वो किर्गिस्तान के बिश्केक होस्ट जो है वो करेगा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। 2026 में एससीओ की समिट जो है वो किर्गिस्तान में हम लोग को देखने को मिल रही है। बिश्केक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। किर्गिस्तान बिश्केक में 2026 की समिट होगी, एससीओ की 2027 की होगी पाकिस्तान में। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑलरेडी आप लिखोगे। प्लस साथ ही साथ हमने भी पहले पास्ट लेक्चर्स में कई बार इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फोकस होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। 15 जून 2001 को जो है वो इसे लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था शंघाई में। एक चार्टर साइन हुआ इसका 2002 में और लागू हुआ 2003 से, मतलब काम करना शुरू किया इसने 2003 से। इसका हेडक्वार्टर, अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो ध्यान में रखना है, बीजिंग, चाइना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, बीजिंग, चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रैट्स, इसके अंदर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ये है जो कि ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में हम लोग को देखने को मिलता है कि बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी विंग है एससीओ की। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि रैट्स, और पहले आ भी चुका है, रैट्स जो है वो किसका हिस्सा है, तो एससीओ का हिस्सा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर टोटल फुल मेंबर जो है वो टोटल 10 मेंबर्स हैं। मेंबर्स के नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। इसके ऑब्जर्वर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान और मंगोलिया है। और डायलेक्ट पार्टनर्स इसके काफी सारे हैं, जिसमें श्रीलंका, टर्की, ये सब कंट्रीज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, 10 फुल टाइम मेंबर्स इसके हैं। 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, अफगानिस्तान, मंगोलिया। राइट, और इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अलग अलग चर्चा जो है वो की जाती है अलग अलग मुद्दों पर। राइट, ट्रेड से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। ये शंघाई 5 के तौर पर जो है वो शुरू हुई थी, पता है आपको। जब स्टार्टिंग में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसका नाम था शंघाई 5, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान ये कंट्रीज थी। फिर बाद में जाकर और कंट्रीज जो है वो शामिल हुई, है ना। ठीक है, और पहले इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो बॉर्डर सिक्योरिटी करना था।
राइट। फिर बाद में जाकर इन्होंने अपने आप को और डेवलप किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने शामिल करना शुरू किया अपने डायलॉग्स में, अपनी बातचीत में। इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग को वो क्या देखने को मिलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी चेयरमैनशिप जो होती है वो हर साल मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट होती है ना। ठीक है, कंट्रीज के नेम के अकॉर्डिंग। और कंट्री जो है जिसके पास चेयरमैनशिप होती है वो कंट्री जो है वो होस्ट करती है समिट को। 2026 में बिश्केक किर्गिस्तान में होगी, और फिर उसके बाद 27 में पाकिस्तान में हम लोग को देखने को मिलेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट। ठीक है, तो ये फैक्ट तो आपने लिख लिया होगा। आप इसके काम क्या होते हैं? काम बड़े सिंपल से हैं। रीजनल सिक्योरिटी पर ये फोकस करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया था। याद आ रहा है, हमने अभी डिस्कस जो है वो किया कि स्टार्टिंग में जब ये बनाई गई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो पर फोकस करना। फिर धीरे धीरे करके इसने अपने आप को इवॉल्व किया। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो ये राइट्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटी के मुद्दे को जो है वो संभालती है, यानी कि इश्यूज को जो है वो हैंडल करती है। फिर दूसरा, पैसा भी चाहिए भाई, तो रीजनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इस पर भी बातचीत करते हैं ये लोग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक प्रपोजल्स हैं, बिजनेस काउंसिल एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा भाई अब अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, तो थोड़ी बहुत संस्कृति से रिलेटेड भी बातचीत होती है, शिक्षा से रिलेटेड भी बातचीत करते हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के बारे में, कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में बातचीत करते हैं कि हम कंडक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशंस बेहतर करेंगे, है ना। अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज, यूरेशियन इंटीग्रेशन, रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब मुद्दों पर बात होती है। तो मतलब कुल मिलाकर दुनिया भर में जितने भी बड़े मुद्दे चल रहे हैं उस पर यहां पर चर्चाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब चाइना, एक इसके अंदर एक चैलेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब डिसीजन ये है कि 2027 समिट को जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, तो बताएगा भाई वो कितना डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है। तो अपन पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदमी बात करने लायक नहीं है, है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको याद ही होगा, क्या ही पूछूं इसके बारे में मैं। इसके मेंबर बस थोड़ा सा याद रखना। चलो इसका हेडक्वार्टर बता दो मुझे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चलो, अब यूनाइटेड स्टेट्स में टैरिफ के ऊपर लीगल बैटल से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब ये मुद्दा डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स से रिलेटेड है। तो यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट, ठीक है, इन्होंने 7-4 मेजोरिटी से फॉर्मर प्रेसिडेंट के टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब मानते हो मुझे कि नहीं मानते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। दिस इज द गेम भाई। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो मैंने आपसे क्या बोला था कि बस रुक जाओ, जब बहुत डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट हो रही थी कि अरे बाप रे, ये तो टैरिफ इंक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। याद आ रहा है मैंने आपको क्या बोला था? सिर्फ तमाशे हैं, कुछ दिन रुक जाओ, आपके सामने ऐसी कोई घटना घटेगी कि जिसमें जिसमें कहा जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, कोई, हम लोग जो है वो टैरिफ बढ़ा नहीं रहे। क्या हुआ ये? पढ़ लो भैया, क्या हुआ ये पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जो बोल रहा है, जो ये कानून वगैरह को लागू करने की इसने बात करी, टैरिफ्स इंक्रीज करने की बात करी, उसको उसी की कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। वो तो होना ही था, क्योंकि इनकी चाल रहती है भैया, ये सब मिली भगत होती है इनकी। एक्स प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का उपयोग करके 90 कंट्रीज के इंपोर्ट्स पर स्वीपिंग टैरिफ इंपोज किए थे। कोर्ट ने बोला ये एग्जीक्यूटिव पावर का भाई दुरुपयोग है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट इस पर जजमेंट मांगा है, क्योंकि टैरिफ विड्रॉ होने पर कैटास्ट्रोफिक इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो हो सकता है। इनने बोला कि फिर से एक बार सोच विचार कर लो, अभी भी नौटंकियां चल रही हैं और कुछ नहीं है। देखो भैया, इसको कहते हैं इस तरीके से तैयारी करना कि अभी जो घटना घटी है तो आपको पता होना चाहिए 5 पॉइंट्स की आने वाले समय में इस घटना के क्या इंपैक्ट होंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था? चिल करो, लाइट लो। हम यूएसए को रग रग से जानते हैं कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, तो इसलिए तो हम घबराते नहीं जब वो हमें चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे अगर रशिया के साथ सामान खरीदोगे। हम उसको बोलते हैं चिल करो, हैव सम कॉफी। चलो भैया,
इसलिए अब देखो आपके सामने ही चीजें होती है, मेरे बस लेक्चर को 15 दिन सुनो आप, आपके अंदर खुद एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी, आपका माइंडसेट थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होगा, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ पढ़ाने नहीं आता, मैं आपको अप्रोच देने आता हूं कि आप किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ो और अपना सिलेक्शन लो। अब देखो ये अंडरस्टैंडिंग अब आपके अंदर भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगी कि हाँ यार अपन को चीजों को पढ़ना है तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे क्या होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। देखो ये वाली न्यूज आज कल परसों में आई होगी है, और मैंने आपको इसके बारे में कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले तो बता ही दिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या जब ये आया था 15-20 दिन हुए होंगे ना, 1 महीना हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज द गेम भाई, और ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी वाली क्वालिटी। आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये क्वालिटी ब्यूरोक्रेट की होती है कि आज आप जो आपके सामने जो घटना घट रही है, वो घटना क्यों घट रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वे फॉरवर्ड। ये मेंस का आंसर है गुरु आपका, कि इन फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने चाहिए आज की इवेंट को देखते हुए। हर चीज की एनालिसिस किया करो इस तरीके से, इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। इफ समथिंग हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, मंथन करो उसके ऊपर। कुछ गलत हुआ हमारे साथ तो क्यों हुआ, किसी ने हमें धोखा दिया, क्यों 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 धोखा दिया, क्योंकि हम उसके साथ थे, हमने उस पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर हमने उस पर अंध भरोसा किया, इसलिए हमारे साथ चीटिंग हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि अब जो गलती हमने करी है वो गलती हम दोहराएंगे नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी की औकात ना हो कि हमें छेड़ने की। इंडिया ने अपने आप को मजबूत बनाया, यूएसए हमें छेड़ता है, हमें पता होता है कि ये सिर्फ छेड़ रहा है, हमें अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना है। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट सिर्फ सिविल सर्विसेज होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आइए, बैकग्राउंड मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। 2017 से 2021 तक ट्रंप का एरा था, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ये चलाता था ट्रंप है। अमेरिका फर्स्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी का कोर था टैरिफ बढ़ाओ, टारगेट स्टील, एल्यूमिनियम और वाइड रेंज ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने किया, जो ज्यादा सामान यूएसए में आता है। कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन अफेक्ट हुए, चाइना के अलावा भी, इस हरकत के कारण। जस्टिफिकेशन दिए गए कि ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये टैरिफ इंक्रीज कर रहा था, बल्कि इसका ईगो, ये टैरिफ इंक्रीज नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नहीं हो रही थी, ईगो ईगो हाई हो गया था, इसका हर्ट हो गया था ईगो। ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना है इन्हें, इन्होंने ये बोला कि हमें जो घाटा हो रहा है हमें उसको कम करना है। फिर इन्होंने बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। मेन मुद्दा तो यही था कि ये लोग प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे। और IEEPA, ये चाहो तो लिख लो भैया, ये लिख लेना, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। ओरिजिनली डिजाइन हुआ था अनयूजुअल जो खतरे होते हैं ना, टेररिज्म या किसी पर्टिकुलर फॉरेन एक्शंस को रोकना, इसके लिए ये यूज किया जाता था। ये लोग स्टार्टिंग से इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दूसरी कंट्रीज को डराना कि बेटा अगर तुम हमें छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इतना महंगा कर देंगे तुम्हारे ट्रेड को कि तुम्हारे सामान बिक नहीं पाएगा। और द गेम इज वेरी सिंपल, E इक्वल्स टू E, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। अगर आपको जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, अपना एम्पायर बिल्ड करना है, तो अपनी जेब को बड़ा करो, इकोनॉमी अपनी, पैसा अपना बढ़ाओ। और ये कब पॉसिबल होगा, इसका भी होता है E इक्वल्स टू E। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी और एम्पायर कैसे बढ़ेगा, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, E इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। तो यूएसए ने टारगेट किया इसके ऊपर कि अच्छा बेटा एक्सपोर्ट करेगा, हमारे हमारे यहाँ पे सामान भेजेगा, चल इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगा देंगे, तेरा सामान हमारे यहाँ पे आकर महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो इसने ये स्ट्रेटेजी रची कि सामने वाले की जेब पर अटैक करो। किसी को जान से मारना इज नॉट द रिवेंज, किसी से बदला लेना है तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम पर अटैक कर दो। जब किसी की सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जब किसी के पास जेब में पैसे नहीं होते, तो वो सबसे लाचार इंसान तभी वो होता है, या सबसे ज्यादा हर्ट व्यक्ति को जो है वो तभी होता है जब उस व्यक्ति की जेब में पैसा
नहीं होता। समझ रहे हो आप? तो अब इसके बारे में इसको काफी चैलेंजेस भी हुआ था कोर्ट के अंदर इस चीज का, राइट? एनीवेज, तो ये तो बस आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, इंडस्ट्रीज हैं। यूएस इकोनॉमी की बात करें तो इंडस्ट्री जैसे कि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील यूजिंग सेक्टर्स, इसमें इनपुट कॉस्ट जो है वो हाई हो गए, राइट? क्योंकि बाहर से सामान जो है वो आ रहा है और वो उस पर टैरिफ इंक्रीज करने से वो सामान महंगा हो गया, है ना? ये देखो, स्ट्रैटेजी क्या रहती है, यूएसए डराता है, बोलता है कि हम टैरिफ इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बात मनवानी है। अब उसकी चल नहीं रही, तो उनने बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट को बोलेंगे कि भैया कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, हटाओ। क्योंकि काम नहीं हुआ ना इनका, इनने जो स्ट्रेटेजी सोची वो फेल हो गई। तो इनने बोला कि अरे यार, स्ट्रेटेजी फेल हो गई, नुकसान इनको यहां पर हो ही रहा है। बाहर से जो, जैसे फॉर एग्जांपल, बाहर से कोई भी स्टील का प्रोडक्ट आ रहा है वो यूएसए के अंदर आकर महंगा बनेगा। कोई भी रॉ मटेरियल महंगे में आएगा तो फिर फिनिश गुड भी तो महंगा ही बनेगा ना। दिस इज द इशू। तो अब उसकी चली नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि चलो अब हम हटा देते हैं टैरिफ। स्टडी कहती है कि यूएस कंज्यूमर्स और कंपनीज 90% से ज्यादा टैरिफ का कॉस्ट है वो उठा रहे हैं। इसके कारण यूएसए के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हाई प्राइसेस हो गए, महंगाई बढ़ गई है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो रिड्यूस हो गया है। कंपनीज के लिए रिस्क है रिफंड्स, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन के। ग्लोबल ट्रेड की बात करें, चाइना, यूएसए, सॉरी, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको ने भी टैरिफ लगा दिए। यहां पे यूएसए ने लगाए तो उनने भी बोला कि आ बेटा, हम भी लगाएंगे, तेरे सामान को हम भी महंगा करेंगे। इससे क्या हो रहा है? इससे हो कुछ नहीं रहा, पूरे दुनिया भर में परेशानियां बढ़ रही हैं इनके इस गेम के कारण। जैसे पहले नहीं होता कि ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में, तो उसके कारण पूरी दुनिया भर को भुगतना पड़ा। 2019-20 में ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड कम हुआ, और अगर टैरिफ रिमूव होते हैं तो ट्रेड फ्लो रिस्टोर हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टेड ड्यूटीज के सेटलमेंट पर फ्रेश डिस्प्यूट जो है वो होंगे। क्योंकि अब देखो, अब ये वापस से खोल देंगे रास्ता, तो भाई जिन लोगों ने अपना इतना महंगे में सामान बेचा है वो तो गुस्सा करेंगे ना कि भाई तुम्हारे इस रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। जैसे आप अपने आप को एक व्यापारी मानो, है ना? चलो, आप क्यों मानोगे व्यापारी? आप तो ब्यूरोक्रेट हो। जैसे मैं हूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट, आप हो सरकार। मैंने भैया, आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक सामान के ऊपर आपने 50% ड्यूटी लगा दी। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं महंगे में बेचूंगा, पर बेचूंगा, मुझे अपने सामान को चलाना है, मुझे अपना ब्रांड क्रिएट करना है, अपनी रेपुटेशन लगानी है, भले ही नुकसान में बेचूं। आपने 2 महीने बाद उस टैरिफ को हटा दिया यार, तो मेरा तो घाटा हुआ ना आपकी इस बेवकूफी के कारण। तो मैं तो लड़ूंगा आपसे आके कि ये क्या चल रहा है, ये कभी बढ़ा दे रहे हो, कभी घटा दे रहे हो, हैं? मैं कोर्ट केस करूंगा कि मुझे मेरे घाटा जो हुआ उसकी भरपाई करिए। क्यों? होगा कि नहीं होगा ऐसा? होगा, आपके पास केस आएंगे, फिर आपको जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है अब खुलने के बाद, समझ रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्राइक डाउन देखो, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा, बट वही है, यूएस पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब इसमें ये भी होगा। अरे ये तो देखो, दूसरा वाला पॉइंट इतना मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उन लोग की चाल ही होती है जो हमें पता है, ठीक है? यूएस प्रेसिडेंट ने आईईईपीए का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन जो है वो किया, मिसयूज किया। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस का रोल ट्रेड पॉलिसी में मार्जिनलाइज हो गया है, राइट? ये लोग सिर्फ ट्रेड 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 के चक्कर में जो है वो लड़ रहे हैं, और इसके कारण से इकोनॉमी की 12 बजा रहे हैं। ये तो कही गुहाई बातें हैं, ये तो साथ में बैठकर टेबल पर डिसाइड हुआ कि ऐसा कह देना भाई, और फिर धीरे से हटवा देंगे, जिससे दुनिया को ये भी पता लगे कि प्रेसिडेंट डेंजरस है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी यूएसए देखो देखो सच का साथ देता है। गड़बड़ भी वही करवा रहा है, सुधार भी वही रहा है। ये होती है भैया प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। कि आपका एक दोस्त है जिसने आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत परेशान किया, भयानक बेइज्जत किया, आपको उल्टी सीधी बातें बोली, अब आप बन गए भैया आईपीएस, जलवा आपका है।
आप एकदम कहीं से जा रहे थे, अचानक से वो आपको दिख गया गाड़ी में जाता हुआ। अरे आपको याद आ गई कि साला इसने मुझे बहुत परेशान किया था, इसकी तो बताता हूं ऐसे। फिर आपने क्या किया? एक दिन उसके घर पर या कहीं से वो गाड़ी से जा रहा था, उसकी गाड़ी रुकवाई है, उसकी गाड़ी में वही नमक का पाउच जो है वो दिखा दिया उसको, समझ रहे हो ना, नमक का पाउच। तो वो उसको दिखा के बोले क्या ये सब है? अरे साहब मेरे पास चलो थाने। थाने पे जो लठ पड़वाई आपने उसके, फटाफट फटाफट। आप साइड वाले कमरे में बैठकर उसकी चीखें सुन रहे हो, आ ऊ चिल्ला रहा है वो, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो। हर हर एक चीख में आपको चीजें सुकून मिल रहा है, याद आ रहा है कि साले ने बहुत परेशान किया था मुझे, बहुत बेइज्जत किया था। ना ही सिर्फ मुझे, मेरे घर वालों को भी बोलता था, बेइज्जत करता था, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता था, पम 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 पड़ रहे हैं उसमें। बस अब आपका सुकून हो गया, मिल गया आपको, आपको मजा आ गया। अब आप उठोगे, उस तरफ से क्रॉस करोगे और बोलोगे अरे गोलू तुम यहां कैसे? तो वैसे आपको देखकर बोलेगा अरे भाई कैसा है भाई, यार मेरे को फंसा दिया, बचा मुझे। तो आप कस के चिल्लाओगे किसने बंद किया इसको? तो वहां से वो एसएचओ भगता हुआ आएगा या सीएसपी जो भी अधिकारी भगता हुआ आएगा, साहब छोड़ो इसको तुरंत अभी के अभी, और जिसने बंद किया कराओ मेरे पास टेबल पे। और क्या मैटर था? अब आपको तो पता ही है पूरा मैटर। अब आपने उसको बोला कि देखो भाई, गाड़ी में उल्टे सीधे लोगों को मत बिठाया करो, तुम्हारी गाड़ी में पाउडर बरामद हुआ है, वो तो चलो मुझसे मिल लिए तो तुम बच गए हो, नहीं तो अभी अंदर गए होते, अपन मैं निपटा लूंगा अपनी तरफ से। ऐसा बोल के आप सामने वाले को छोड़ दोगे, वो आपके पैर पड़ेगा, जिंदगी भर फिर आपका गुलाम बन के बैठा रहेगा। सिस्टम यही है, सेम। तबाही मचाई यूएसए ने, अब रायता फैल गया तो संभाल भी वही रहा है। तो मारने वाला भी यूएसए, बचाने वाला भी यूएसए। जब आईपीएस बनोगे तो पिटवाओगे भी आप ही, और जाकर बचा भी आप ही लोगे, और देवता बन जाओगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यूएसए देवता बनेगा कि चाहे कुछ हो जाए, हमारा सिस्टम ऐसा है कि गलत होते हुए देखा नहीं जा सकता है। साले गलत तो तुम खुद ही कर रहे हो। समझ गए आप पूरा खेल इसका? पढ़ाई नहीं करनी है, खेल की तरह लेना है चीजों को। तो करना है कुछ नहीं है, यूएसए के लिए क्लियर लीगल बाउंड्रीज है वो बनानी पड़ेगी प्रेसिडेंट की ट्रेड पावर्स को लेकर। नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके बीच में एक बैलेंस भी होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट मैकेनिज्म को और बेहतर बनाओ, है ना। यूनिलैटरल टैरिफ वॉर्स ऐसा ना हो कि आप एक ही कंट्री जो है वो अपने टैरिफ को इंक्रीज करके इस प्रकार की अनस्टेबिलिटी क्रिएट करे। तो उस चीज से बचने के लिए कुछ प्रोविजंस लाने की आवश्यकता है। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स पे। अच्छा 6 टॉपिक्स हैं आज, मतलब कल के लेक्चर के। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक एआई पावर्ड मॉनसून फोरकास्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। एम किसान प्लेटफॉर्म लिख लेना पहले तो, इस प्लेटफॉर्म का नाम लिख लो आप, एम किसान प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऐसा लिखेंगे आप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, एआई पावर्ड मॉनसून फोरकास्टिंग प्रोग्राम। चलो, एआई पावर्ड मॉनसून फोरकास्टिंग प्रोग्राम। अब एआई की मदद से जो मॉनसून को फोरकास्ट करेंगे। 3.8 करोड़ किसान 13 राज्यों के, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्हें एसएमएस एडवाइजरी भेजी जाएगी। इस सिस्टम ने 2025 में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया मॉनसून की डिटेल्स, कि मॉनसून जल्दी आएगा, 20 दिन तक थमेगा, और किसानों को वीकली अपडेट्स मिलती रही। तो इससे किसानों को फायदा होता है। बस ये प्लेटफॉर्म की बात ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ चीज नहीं है। इंडिया का एग्रीकल्चरल मॉनसून डिपेंडेंट है, आप जानते ही हैं, स्पेशली खारिफ सीजन में, है ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा जिसको नहीं पता है। इनएक्यूरेट फोरकास्ट जब होता है, कई बार गलत इंफॉर्मेशन किसानों को मिल जाती है, तो बेचारे बीज बो देते हैं या कटाई जल्दी कर देते हैं, है ना, तो इससे उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अभी अब इस प्रकार से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो किसान जो है वो टाइम पर चीजें करेगा और उसको बेनिफिट मिल सकेगा, लॉस नहीं होगा उसका, है ना। तो ये चीजें हैं।
अब ये जो है हाइब्रिड एआई मॉडल्स, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वैसे तो आपको टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने फिर से रिपीट कर दी है वाली पूरी कहानी। बट ये जरूर लिख सकते हो, न्यूरल ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल किसका है? गूगल का है, लिख लो न्यूरल ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। ठीक है, ये भी लिख लो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग सिस्टम, ECMWF, ECMWF। एक तो ये फुल फॉर्म नहीं देते हैं, देना चाहिए। यूरोपियन सेंटर फॉर, लिख लो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, यूरोपियन, या ब्रैकेट में सिर्फ यूरोप लिख दो, ब्रैकेट में यूरोप लिख दो, दैट इज इनफ। फुल फॉर्म देना चाहिए, ये कमियां हैं कुछ, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठाता हूं। चलो भैया, अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि 4 हफ्ते एडवांस में प्रेडिक्शन करता है ये, बहुत एक्यूरेटली, ट्रेडिशनल मेथड से तो ज्यादा बेहतर ही करता है। लोकल लेवल कस्टमाइज एडवाइजरी भी देता है ना, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता है कि क्या एक्शन लेने चाहिए, तो एआई है वो पूरी चीज देगा। ठीक है, और देखो ये पूरी चीज है, किसानों को लॉस कम होगा, है ना, ये सब चीजें, और ये बताएगा कि क्या क्या आप कौन सी बीज डालो जिससे और ज्यादा फायदा हो, ये सब चीजें, तो उसकी जानकारी दे देगा बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखो मैंने आपको बताया, पर्सनलाइज्ड रीजन स्पेसिफिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, वीकली अपडेट्स देगा किसानों को, फार्मर फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगा, सिंपल लैंग्वेज में पूरी चीज बताएगा, और एक्शनेबल इंस्ट्रक्शंस देगा कि क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। रियल टाइम एक्यूरेसी, है ना, 2025 फोरकास्ट के अंदर क्लियरली इसने बता दिया 20 दिन तक मानसून रुकेगा। ठीक है, फायदा है, फूड सिक्योरिटी में मदद मिलेगी, इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पे हम लोग जो है वो जा पाएंगे, है ना, बस क्लाइमेट एडाप्शन की, क्लाइमेट चेंज के समय पर टेक्नोलॉजी की मदद से, एआई की मदद से जो है वो हम बेहतर तरीके से अडाप्ट कर पाएंगे चीजें, बस दैट्स इट। अब ये लिख लो भैया इस प्लांट का नाम, रेड आईवी प्लांट, रेड आईवी प्लांट, मुरीकूटी, मुरीकूटी पाचा, मुरीकूटी पाचा। ये प्लांट जो है इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लिख लो इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। दूसरा स्टेट, ये पहला तो गलत है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। दूसरा एक्टियोसाइड, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, बहुत बढ़िया, दर्द वगैरह से राहत देगा। रिसर्च में पता लगा है, क्या बताया गया है? अच्छा, बायोडिग्रेडेबल इफेक्टिवनेस इसकी काफी अच्छी है, यानी कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा और जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, अमृतसरी, अमृतसरी कुलचा, अरे वाह, मुंह में पानी आ गया यार। इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, तंदूरी है, आय हाय, ऐसी चीजें देखकर तो बिल्कुल क्रेविंग हो जाती है तेज। सही है भैया, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। पंजाब जो है वो इकलौता स्टेट है जिसने प्रपोज किया है कि भैया हमें दे दो अमृतसरी कुलचा, ऑब्वियस बात है, नाम में ही छुपा है भाई, जीआई टैग का स्टेटस चाहिए पंजाब को। ठीक है, पंजाब ने ही अमृतसरी कुलचे के लिए स्टेटस दिया है, प्रपोजल दिया है कि उनको स्टेटस मिलना चाहिए, प्रपोजल है। ठीक है, अमृतसरी कुलचा जो है बहुत टेस्टी लगता है यार, मजा आ जाता है खा के, अलग टाइप का इसका टेस्ट होता है। चलो, अब ये एक और टॉपिक है, इंडिया की कोस्टल स्टेट्स में फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है,
राइट। मेजर चैलेंजेस क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को हो रहे हैं, तो उसी के बारे में बताया गया कि इंडिया का करंट कोस्टल जोन मैनेजमेंट पॉलिसीज किस टाइप की है, बताइए, ये सब चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। बस दैट्स इट। और ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अब आज के टॉपिक्स का एक ब्रीफ डिटेल जो है वो ले लेते हैं। तो आइए, 17 ऑफ सितंबर 2025 का ये आपके सामने करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ गई है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ा टाइम के इशू के कारण आज मैं बस आपको ये बताता हूं कि इन सब टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हमारे लिए काम की हैं। फिर कल डेप्थ में जो है वो ये टॉपिक कवर करवा दूंगा, कल थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है। चलिए, तो ये जो टॉपिक्स है, ये इसके अंदर हम काफी सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जो ये 17 ऑफ अप्रैल 2025 के टॉपिक्स हैं। मानकी मुंडा गवर्नेंस, ये झारखंड का है गाइस। मुंडा याद है, मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये एक ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होता है गाइस, मानकी मुंडा गवर्नेंस, यानी कि शासन। हो ट्राइब का, HO, हो ट्राइब, जिसमें मुंडा जो विलेज के हेड होते हैं और मानकी जो क्लस्टर हेड होते हैं, डेप्यूटी आप कह सकते हो, या फिर उस छोटे लेवल के, छोटे एरिया के, इनका रोल्स होता है। अब रीसेंट प्रोटेस्ट जो हुए हैं वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेरेंस के खिलाफ, तो ये मुद्दा हाईलाइट करता है जो टेंशन जो हो रही है वो ट्राइबल ऑटोनॉमी और स्टेट अथॉरिटी के बीच में। मतलब एक तरफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स रेगुलेशंस अथॉरिटी जो है वो इंपोज करके बैठी हुई है, और दूसरी तरफ ट्राइबल कम्युनिटीज बोल रही है कि हमारा शासन चलना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ट्राइबल कम्युनिटीज बोल रही है कि हमारा रूल चलाओ, और स्टेट बोल रहा है कि नहीं, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वैसा चलेगा। तो बस इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, मानकी मुंडा सिस्टम के बारे में, राइट। तो ये एक टॉपिक था। ऐसे ही दूसरा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जारी करी है डीएनए एविडेंस के कलेक्शंस के लिए। यानी कि अगर किसी को डीएनए को एविडेंस को कलेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, और इसके प्रिजर्वेशन और प्रेजेंटेशन के लिए भी। तो अब 48 घंटे का रूल है डिस्पैच के लिए, राइट, 48 आवर्स का रूल। अब ये 48 आवर्स का रूल जो है वो क्या है, इसके बारे में भी डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये देखो, 48 आवर्स का रूल। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो डीएनए सैंपल्स को जो है वो लेबोरेटरीज तक जो है वो पहुंचवा दे 48 आवर्स के अंदर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे, FSL पे। तो ये चीज है। अब पूरे दुनिया भर में प्लास्टिक का मुद्दा तो आपको पता ही है। प्लास्टिक प्रोडक्शन 2000 से 2019 में डबल हो गया है। 2024 में 500 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ 9% रिसाइकल होता है। बाकी कभी कोई ये ओशियन में डाल देते हैं या जला देते हैं या फिर जमीन के नीचे दफना देते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स अब ह्यूमन ब्लड और लंग्स तक पहुंच गए हैं। इंडिया ने बैन लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर, और वेस्ट प्लास्टिक से 1.2 लाख किलोमीटर की रोड बनाई गई है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आप मेंस वगैरह में उपयोग कर सकते हो। अभी नहीं, कल के लेक्चर में कवर कराऊंगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक हम लोग को सामने नजर आ रहा है, CSIR और NBRI। इन्होंने पहली बार इंडिया में यूस्टोमा को सक्सेसफुली कल्टीवेट किया ओडिशा के संबलपुर में। पहले नीदरलैंड्स और केनिया से इंपोर्ट होता था। अब किसानों के लिए फ्लोरिकल्चर जो सेक्टर है उसमें इनकम और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है। तो इन्होंने भैया यहीं पर हमारे देश के अंदर ही एक फूल था जो बाहर पाया जाता था, अब कह रहे हैं कि वो फूल जो है वो इंडिया के अंदर ही जो है वो उगाया जा सकता है, पहले बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फूल का जो हम बात करेंगे। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भैया। और पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का फाउंडेशन रखा। ये स्टेप एनर्जी सिक्योरिटी, बैम्बू फार्मर्स की लाइवलीहुड और ग्रीन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो होने वाला है। अब रेल कनेक्टिविटी मिजोरम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, उससे रिलेटेड ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करेंगे। बट आज थोड़ा सा टाइमिंग का जो है वो इशू हो गया है, और वैसे भी ये वाली क्लास जो है वो आपकी 34 मिनट्स हुई है, बट मुझे क्या अपलोड करना है अभी क्लास, तो या तो फिर एक सेकंड पार्ट में आपको जो है वो दे दूंगा आज ही, या तो कल जो है वो ये टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलो अब मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।